26 अगस्त 1303 को दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ पर अटैक करते हैं और चित्तौड़गढ़ किले को जीत लेते हैं। यह अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर अटैक करते हैं रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि रानी पद्मिनी की सुंदरता पर ये मोहित हो चुके थे। ये रानी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए चित्तौड़गढ़ पे अटैक करते हैं। आखिर कौन थी रानी पद्मिनी, जानते इस वीडियो के बाद। 13वीं शताब्दी का समय था। सिंघल द्वीप, जिसे आज हम श्रीलंका कहते हैं, उसमें एक राजा था, राजा गंधर्व सेन। राजा गंधर्व सेन के घर पर राजमहलों में एक राजकुमारी का जन्म होता है और वो राजकुमारी थी राजकुमारी पद्मिनी, जिसे पद्मावती भी कहा जाता है। इस राजकुमारी का लालन पालन सिंघल द्वीप के राजमहलों में होता है। ये राजकुमारी धीरे धीरे बड़ी होती है तो इनके विवाह की चर्चा चलने लगी। ये राजकुमारी बहुत ही सुंदर थी। कहानियों के अनुसार बताया जाता है कि ये राजकुमारी पद्मिनी इतनी सुंदर थी कि जब ये पानी पिया करती थी तो पानी इनके गले में से दिखाई देता था। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि ये सिर्फ किंवदंतियां है, कहानियां है। राजकुमारी पद्मिनी के पास एक बोलने वाला तोता था, हीरामन तोता। कहानी के अनुसार ये हीरामन तोता सिंघल द्वीप से उड़कर चित्तौड़ किले की तरफ आता और चित्तौड़गढ़ के शासक राहुल रतन सिंह के पास आता और उनको राजकुमारी पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताता। राहुल रतन सिंह राजकुमारी की सुंदरता से बहुत प्रभावित होते हैं और राहुल रतन सिंह अपनी सेना लेकर चित्तौड़ से सिंघल द्वीप की तरफ निकलते हैं, ताकि सिंघल द्वीप जाकर राजकुमारी से शादी करके वो राजकुमारी को चित्तौड़ के राजमहलों में लेकर आना चाहते हैं। तो राहुल रतन सिंह जैसे ही सिंघल द्वीप पहुंचते हैं तो सिंघल द्वीप में उन्हें गंधर्व सेन की एक बहुत बड़ी सेना से युद्ध करना पड़ता है और उस सेना को वो बहुत बहादुरी से हराते हैं। राहुल रतन सिंह की इस बहादुरी से राजा गंधर्व सेन प्रभावित होते हैं और राजा गंधर्व सेन इनसे इतने प्रभावित होते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी राजकुमारी पद्मिनी का हाथ राहुल रतन सिंह के हाथ में दे दिया जाता है और सिंघल द्वीप के राजमहलों में राहुल रतन सिंह का विवाह होता है रानी पद्मिनी के साथ। विवाह के बाद ही अपनी रानी पद्मिनी को लेकर चित्तौड़ के राजमहलों में लेकर आ जाते। रानी पद्मिनी के चित्तौड़ आने के बाद में इनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैलना शुरू होती। जब इनकी सुंदरता के बारे में दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी को पता चलता है तो अलाउद्दीन खिलजी इनको प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ की तरफ आते हैं और ये चित्तौड़ में आकर राहुल रतन सिंह से मिलते हैं। तो राहुल रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी का सम्मान करता है, इनका सत्कार करता है, इसकी सेवा एक मेहमान की तरह करता है। अलाउद्दीन खिलजी जाते वक्त राहुल रतन सिंह से कहते हैं कि मैं जिस कार्य से आया हूँ वो कार्य तो आपने किया ही नहीं, कि मैंने आपकी राजकुमारी की सुंदरता के बारे में बहुत सुना है, तो हमें भी रानी पद्मिनी का चेहरा दिखाइए कि वाकई में वो कितनी सुंदर है। राहुल रतन सिंह उनकी बात से नाराज तो होते हैं, लेकिन वो अलाउद्दीन खिलजी को अपना मेहमान समझते हैं और वो राहुल रतन सिंह राजकुमारी का चेहरा दिखाते हैं। लेकिन चेहरा उनको सामने से नहीं दिखाया जाता, चेहरा दिखाया जाता उसको मिरर के माध्यम से, दर्पण के माध्यम से, कि राजकुमारी पद्मिनी को पद्मिनी के महलों में रखा जाता है और अलाउद्दीन खिलजी को एक दूसरे महल में रखा जाता है और राजकुमारी पद्मिनी को दर्पण के माध्यम से। जब खिलजी ने रानी पद्मिनी का चेहरा देखा तो वाकई में उसने जितना सुना था उससे कहीं गुना सुंदर चेहरा पाया। उनकी सुंदरता पर वो मोहित हो जाता है और राहुल रतन सिंह को छोड़ने का बहाना करता है। राहुल रतन सिंह, मैं आपके यहाँ मेहमान बन के आया हूँ, इसलिए आपका एक कर्तव्य बनता है कि एक मेहमान को मेन गेट तक छोड़ के आना जरूरी है। अलाउद्दीन खिलजी ने पूरी योजना बना रखी थी कि राहुल रतन सिंह जैसे ही मेन गेट पर आएंगे उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसको बंदी बना लिया जाएगा और जब राजकुमारी को उनसे मांगा जाएगा तो उस चित्तौड़ के महाराज राहुल रतन सिंह ने ज्यादा कुछ सोचा नहीं। तो जैसे राहुल रतन सिंह उनको छोड़ने मेन गेट तक आते, अलाउद्दीन खिलजी की सेना पहले योजना के अनुसार तैनात राहुल रतन सिंह को गिरफ्तार कर लेती, उनको बंदी बना लिया जाता, बंदी बनाकर अपने कैंप तक ले जाया जाता और संदेश भेजा जाता है रानी पद्मिनी के पास कि अगर रानी पद्मिनी उनके पास आएगी तभी राहुल रतन सिंह को छूटा जाएगा, वरना राहुल रतन सिंह को मार दिया जाएगा। रानी पद्मिनी जब ये संदेश पढ़ती है आंसू आ जाते, एक तरफ उनकी आंखों में आंसू थे तो दूसरी तरफ बहादुरी के आंसू थे कि मुझे अपने महाराज राहुल रतन सिंह को छुड़ाना है। और रानी पद्मिनी जितनी सुंदर थी उतनी इंटेलिजेंट थी, उतनी बुद्धिमान थी। उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के पास संदेश भिजवाया कि रानी पद्मिनी आती है तो अकेली नहीं आती, वो अपनी दासियों के साथ आएगी। और कहानी के अनुसार रानी पद्मिनी अपनी 1300 दासियों के साथ पालकी में अलाउद्दीन खिलजी के पास आती, लेकिन उन पालकियों में दासी नहीं थी। उस पालकियों में रानी पद्मिनी के वो बहादुर सैनिक थे, वो योद्धा सैनिक थे जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना का नाश करने वाले। जब इन पालकियों को अलाउद्दीन के सामने खोला जाता तो उन पालकियों में से वो बहादुर सैनिक निकलते
और अलाउद्दीन खिलजी की सेना के साथ बहादुरी से युद्ध करके उनकी सेना को हरा दिया। और राहुल रतन सिंह को रानी पद्मिनी वहां से छुटाकर चित्तौड़ ले आती है। वो थी बहादुर रानी पद्मिनी कि जितनी सुंदर थी उतनी बुद्धिमान थी, उतनी बहादुर। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी यहाँ रुकने वाला कहाँ था। वो दिल्ली जाता और अपनी बहुत बड़ी सेना के साथ आता और आता यहाँ पे और चित्तौड़ के लगभग 8 महीने तक घेरा डाले रखता है। और अंत में वो दिन आता है 26 अगस्त 1303 को, तब रानी पद्मिनी चित्तौड़ किले के अंदर जौहर करती है। राजपूतों में जौहर और केसरिया की बहुत बड़ी परंपरा है। रानी पद्मिनी अपने पूरे श्रृंगार करके चित्तौड़ किले के अंदर आग में उतर जाती है। इसे जौहर करना कहा जाता है ताकि दुश्मन के हाथ वो लग ना सके, दुश्मन उसको छू भी ना सके, इसलिए वो आग में उतर जाती है। और दूसरी तरफ राहुल रतन सिंह अपनी पूरी सेना के साथ चित्तौड़ के फाटक खोल दिए जाते और खिलजी की सेना से भयंकर तरीके से बहादुर तरीके से लड़ते और बहादुरी से लड़ते हुए 26 अगस्त 1303 को वीर गति को प्राप्त होते हैं। राजपूतों की यह परंपरा जब केसरिया रंग का साफा पहनकर हाथ में तलवार लेकर युद्ध भूमि में उतरते और दुश्मन की सेना को जितना नुकसान पहुंचा सकते हैं उतना नुकसान पहुंचाते हैं और अंत में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। यह घटना केसरिया कहलाती है। उस दिन भी राहुल रतन सिंह ने केसरिया किया था। उनके साथ उनके 2 बहादुर सैनिक थे, गोरा और बहादुर, जो बड़ी बहादुरी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते। ये थी चित्तौड़ की कहानी कि राजपूत योद्धा वो योद्धा है जो सिर कटवा सकता है लेकिन सिर झुका नहीं सकता। और राजपूत महारानियां वो रानियां वो स्वाभिमान के लिए आग में कूद जाती ताकि हमारा स्वाभिमान कभी गिर ना सके। कैसे लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में लिखिए। जय हिंद, जय राजपूताना, जय चित्तौड़।